नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र रणवा हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। डियर्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज से राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी, यदि राजस्थान के अन्य सब्जेक्ट देखे जैसे हिस्ट्री, कल्चर, जो व्यवस्था है, ठीक है, उनके अंदर यदि हम इनकी देखें तो सबसे ज्यादा अंक भार रखने वाला कोई सब्जेक्ट है तो उनका नाम है राजस्थान भूगोल। ठीक है, क्या नाम है? राजस्थान भूगोल। आप कोई सा भी एग्जाम का जो पेपर है उनको उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा कोई अंक भार रखता है तो वो है राजस्थान की भूगोल। उनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे हम आज से। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, अब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे तो इनके पढ़ने के पीछे कारण क्या है आपको पता होगा कि किसी भी चीज को सिंबल कब बनाया जाता है, या तो वो मतलब लुप्त होने के कगार पे हो, संकटग्रस्त हो, या दुर्लभ प्रजातियों के अंदर कोई जाति आती हो, या कोई खेल आता हो जो सिमट रहा है धीरे धीरे। उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम कोई भी चीज है उनको सिंबल का दर्जा देते हैं। बात करें हम टाइगर की, तो टाइगर घट रहे थे उस टाइम, तभी जो भारत का राजकीय पशु है वो टाइगर को घोषित किया गया। इसी प्रकार राजस्थान में चिंगारे थे, उनकी संख्या लगातार गिर रही थी तो उनको किसका दर्जा दे दिया गया? राज्य पशु का। जैसे पालतू पशु वर्तमान में ऊंट है, तो ऊंट की लगातार घटती संख्या अर्थात 32 पॉइंट के समथिंग, -32 में इनकी जो वृद्धि दर है, मतलब जो कमी है, माइनस का मतलब कमी, 32% से नीचे आ गए थे ये इनकी, तो इनको किसका दर्जा दिया गया? राज्य पालतू पशु का, ताकि इनमें वृद्धि क्या की जाए? इंक्रीज। और किसी भी चीज को यदि दर्जा दे दिया जाता है तो क्या नहीं होता? उनका शिकार नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिक ही क्या होगी? उनमें वृद्धि होगी, वो इंक्रीज होंगे। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला राजकीय सिंबल है या राजकीय चिन्ह है, वो है गोडावणी। गोडावण एक संकटग्रस्त जाति है। यदि इनको भविष्य में नहीं बचाया गया तो हम इनको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 100 ऐसी इनकी संख्या है वर्तमान में, और ये पाया ही राजस्थान में जाता है। अब 100 तो बहुत कम संख्या है ना, पूरे इंडिया में देखे तो 100 से 150 के बीच में इनकी संख्या है, और ये काफी कम है। ठीक है, इसीलिए इनको राजस्थान सरकार ने, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते थे, इसीलिए इनको किसका दर्जा दिया गया? गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। राज्य पक्षी हमारा क्या है? गोडावण। अब गोडावण है, गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। ठीक है, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इनको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनको इंग्लिश में कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स है। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इनको दर्जा कब दिया गया? तो दर्जा की बात करें तो सबसे पहले इनको दर्जा दिया गया था 21 मई 1981 को। ठीक है, 21 मई 1981 को इनको दर्जा दिया गया। अब इनके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में कौन से में पाई जाती है? तो यदि नाम ना देके जैसे जलवायु के आधार पे पूछा जाए तो ये पाई जाती है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में। अब हम स्थान की बात करें तो जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं
राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले तो आपको पता है जैसलमेर। जैसलमेर में भी कौन से अभ्यारण्य, कौन सा उद्यान है जैसलमेर का? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान उसमें पाई जाती है। और मरु उद्यान में भी पर्टिकुलर जगह पूछे तो लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि लाठी सीरीज में एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है सेवन घास, सेवन घास। और ये सेवन घास में, क्योंकि ये शर्मिला पक्षी है, कैसा है? चिंकारा भी शर्मिला है और ये भी शर्मिला है। जब इंसान को देख लेता है तो इसको शर्म आ जाती है, तो सेवन घास में ये पाई जाती है। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूजिटियस सिंडिकस, सिंडिकस। ये इनका आश्रय स्थल है। सेवन घास क्या है? आश्रय स्थल, आश्रय स्थल है इसका। ठीक है, अब ये छुप के रहती है सेवन घास में। मरु उद्यान में पर्टिकुलर जगह पूछे तो लाठी सीरीज है। सेवन घास का नाम, वैज्ञानिक नाम ल्यूजिटियस सिंडिकस है। अब ये जैसलमेर के अलावा राजस्थान में कौन सी जगह पाई जाती है? तो अजमेर, अजमेर के सोकलिया में पाई जाती है। अजमेर का सोकलिया गांव में, वहां भी देखी गई थी, वर्तमान में नहीं है। ठीक है, सोकलिया। और बारा का सोरसन, बारा का सोरसन, बारा में जो सोरसन कलोस्ट स्थल है, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सोरसन, वहां भी गोडाउन देखी जा सकती है। अब राजस्थान के अलावा भारत में पूछे तो गुजरात, गुजरात का जो कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ के रण के आसपास इनको उड़ती हुई देखी जा सकती है, रेयर केस में। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक जिला है, जिले का नाम है सोलापुर। कौन सा जिला? सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये पाई जाती थी, वर्तमान में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्षेत्र के बारे में पता चल गया है। जलवायु के आधार पर पूछे तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क। जैसलमेर के मरु उद्यान में, अजमेर के सोकलिया में, बारा का सोरसन। अब इनका उपनाम क्या है? तो उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो इनको कहते हैं धोरों का चित्ता। क्यों कहते हैं? धोरों में दौड़ता है ये, धोरों का चित्ता, धोरों का चित्ता। इसको कहते हैं हुंकना पक्षी, हुंकना पक्षी। सोहन चिड़ी, सोहन चिड़ी। भूधनमेर, भूधनमेर। माल मोरड़ी, माल मोरड़ी, माल मोरड़ी। गुंजन, ये इनके उपनाम है। इनको इस क्षेत्र में धोरों का चित्ता, हुंकना पक्षी, धोरों का चित्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लगभग 4 फीट या 1.33 मीटर के समथिंग इनकी हाइट होती है। ये दौड़ता है जैसे चित्ता दौड़ता है, हुंकना पक्षी। अब गोडाउन आवाज कौन सी निकालता है? तो गोडाउन आवाज निकालता है हुम हुम। डरो मत, मैं गोडाउन हूं, हुम हुम की आवाज निकालता है ये। सोहन चिड़ी, भूधनमेर, माल मोरड़ी, गुंजन पक्षी के नाम से भी ये जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इनका ब्रीडिंग सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर, वो वर्तमान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में बन रहा है। प्रजनन सेंटर, प्रजनन सेंटर, प्रजनन सेंटर है वो जोधपुर जंतुआलय में है, जोधपुर जंतुआलय, जंतुआलय प्रजनन सेंटर। अब प्रजनन सेंटर की बात करें तो प्रजनन कब करता है ये? तो प्रजनन यानी जनन कब करता है? तो ये करता है मार्च टू सितंबर, मार्च से सितंबर के बीच में ये प्रजनन करता है। लाठी सीरीज में पाया जाता है। जैसलमेर के आसपास जो एरिया है फलोदी वाला, जोधपुर वाला, वहाँ एक चीज बहुत ज्यादा होती है, उसका नाम है तारामीरा। तारामीरा इसका भोजन है। और मूंगफली भी खाता है ये, मूंगफली। और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, अर्थात जो छोटे मोटे सांप होते हैं, उनका भी ये भक्षण
आसानी से कर लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो इनके लिए ऑपरेशन चलाए गए उनकी बात करते हैं हम। इनको बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाए गए अभियान, अभियान में एक नंबर अपना अभियान है ऑपरेशन बस्टर्ड। ऑपरेशन बस्टर्ड, ऑपरेशन बस्टर्ड किनको बचाने के लिए चलाया गया? तो ये गोडाउन है। दूसरा है जीन पुल। जीन पुल, इनके जो जीन होते हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है ताकि ये भविष्य में यदि विलुप्त हो जाए तो भी इनको बचाया जा सके और जीनों के द्वारा इनकी वृद्धि भी की जा सकती है। 3 नंबर है प्रोजेक्ट गोडाउन। प्रोजेक्ट गोडाउन, प्रोजेक्ट गोडाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कब चलाया गया? तो ये 5 जून 2013 श्रीमती वसुंधरा राज्य सरकार ने कहाँ से स्टार्ट किया? तो स्टार्ट इनको किया मरु उद्यान। मरु उद्यान, मरु उद्यान का क्षेत्रफल है 3162 किमी स्क्वायर। ठीक है, मरु उद्यान से स्टार्ट किया प्रोजेक्ट गोडाउन 5 जून 2013 को। इसकी थीम थी इसकी थीम थी मेरी उड़ान मत रोको, मेरी उड़ान मत रोको। ठीक है, मेरे को उड़ने दो, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं आसपास के जहाँ ये पाया जाता है वो दवाइयाँ देता है, क्योंकि वो सोचते हैं हमारी फसल को ये नष्ट करते। और होता यही है, जैसे हमारे आसपास में कोई नीलगाय है, उनको लोग की उनका शिकार कैसे करते? यदि वो फसलों का नुकसान करेंगे तो वन बागरियों को बुलाएंगे और उनके गोली मार के उनकी हत्या कर देंगे। ठीक है, तो इनकी थीम थी मेरी उड़ान मत रोको। ठीक है, स्टार्ट मरु उद्यान से किया, श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार थी उस टाइम। तो ऑपरेशन बस्टर्ड, जीन पुल एंड प्रोजेक्ट गोडाउन, ये किन से संबंधित है? तो ये गोडाउन से संबंधित है। अब एक आती है हमारे IUCN इंटरनेशनल यूनियन जो आती है, जो एक बुक जारी करती है। बुक का नाम है हमारे रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक जारी करती है। तो ये हमारी गोडाउन है, वो इसमें कहाँ रखी गई है? तो वो रखी गई है संकट ग्रस्त जातियों के अंदर। अब ये संकटग्रस्त, इन पे संकट के बादल मंडरा रही है दिनों दिन, क्योंकि हम इनका बचाने के लिए गवर्नमेंट उपाय कर रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिख रहे। ठीक है, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि जो तार है वहां पे बिजली के, वो जब उड़ता है तो उनके बीच में से उनको करंट का झटका लगने से मौत हो जाती है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उन तारों को भूमिगत किया जाए ताकि गोडाउन को बचाया जा सके। तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करती है, उनमें संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आती है। और हमारा एक 1972 का वन्य जीव जो एक्ट है, वन्य जीव अधिनियम, उनकी सूची 1 में इनको रखा गया है। सूची 1 में रखा गया है। सूची 1 में रखा गया है क्योंकि ये संकटग्रस्त जाति हैं, विलुप्त होने की कगार पे है। आपको पता है दुर्लभ जातियां होती है, वो काफी तादाद में होती है। ठीक है, संकटग्रस्त जिस पे संकट मंडरा रहा है, विलुप्त जो खत्म हो गई पृथ्वी से, जैसे डायनासोर क्या हो गए पृथ्वी से। ठीक है, स्टाइरिन गाय हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? विलुप्त है, संकटग्रस्त जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है वर्तमान में। जैसे चित्ता है भारत में, वर्तमान में चित्ता विलुप्त हो चुके थे, लेकिन हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मंगवाए। भारत का जो एमपी का जो नेशनल पार्क है, कुन्नो नेशनल पार्क,
वहाँ रिलीज किए थे। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी का बर्थडे था 17 सितंबर 2022 को वहाँ 10 चित्ते लाए गए थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1972 वन्य जीव एक्ट वन में रखा गया, संकटग्रस्त जाति है ये। और 3 इनके जो मुख्य अभियान है, बचाव अभियान, उनमें बस्टर्ड, ऑपरेशन बस्टर्ड, जीन पूल एंड प्रोजेक्ट गोडाउन है। अब आप एक बार गोडाउन का डायग्राम देखना। हालांकि एक 1900 इनको दर्जा कब दिया गया, 21 मई 1981 को। उनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, आईजी इंदिरा गांधी ने 1980 में जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय गोडाउन सम्मेलन रखा था। उनमें सभी जो राष्ट्र थे उनके जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था कि गोडाउन को कैसे बचाया जाए, तभी तो इनको दर्जा दिया गया। मैंने शुरू में आपको क्या बात बताई वही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। गोडाउन आवाज कैसी करता है, तो हुम, जो जैसे ये गोडाउन है अभी, ये गोडाउन है, इनके ये पंख है। यहां से ये हुकना पक्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से ये हुम की आवाज निकालता है। यहाँ इनके थोड़े बाल होते हैं, वो काले होते हैं, कलंकी काला सिर। पंख भी कैसे होते हैं, थोड़े बहुत काले। ठीक है, गेरुए रंग के, माटी के जैसे भी, तो ऊपर से होते हैं। और यहाँ से ये बादामी कलर का होता है, बादामी कलर का। आई होप आपको गोडाउन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा है 2 नंबर, राज्य पशु। राज्य पशु है चिंकारा। राज्य पालतू पशु ऊंट है, राज्य पशु चिंकारा है। चिंकारा को दर्जा कब दिया गया, दर्जा दिया गया इनको 22 मई 1981 को, अगले दिन इनको दर्जा दे दिया गया। उपनाम है इनका छोटा हिरण। ठीक है, छोटा हिरण। अब चिंकारा है इनका वैज्ञानिक नाम, है गजेला बेनेटी, या इनको कहते हैं गजेला, ये इनको कहते हैं उपनाम छोटा हिरण। इनमें सींग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सींग। ठीक है, ये भी एक शर्मिला जानवर है। गोडाउन क्या था, शर्मिला था, ये भी शर्मिला। इनमें सींग पाए जाने के कारण ये कौन सी प्रजाति का जीव है, तो हम कहेंगे एंटीलोप प्रजाति का ये जीव है। शर्मिला भी है ये। आपको पता होगा जो ताल छापर चूरू में अभयारण्य है, वहां चिंकारे पाए जाते हैं। ठीक है, शर्मिला पक्षी है। अब यदि हम बात करें सर्वाधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये आपके जोधपुर में। कौन सा अभयारण्य जहां ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाने वाला अभयारण्य है नाहरगढ़ अभयारण्य, जयपुर। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर। ठीक है, आमेर से आगे नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर। जोधपुर, ये जिला शुभंकर किसका है, जिला शुभंकर है श्री गंगानगर का, या गंगानगर का ये जिला शुभंकर है।
मैंने पिछले गोडाउन बताया था। गोडाउन कौन से जिले का जिला शुभंकर है? तो जैसलमेर। जैसलमेर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य पक्षी कौन से जिले का जिला शुभंकर है? तो जैसलमेर। राज्य पशु कौन से जिले का जिला शुभंकर है? तो गंगानगर। ठीक है। अलग हमारे अभी वर्तमान में 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन जो 19 नए बने हैं उनके अब अलग ही होंगे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मोस्ट कोर्ट है गंगानगर का, वो क्या है हमारा? गजेला। गजेला। ठीक है। आई होप आपको राज्य पशु के बारे में समझ में आया होगा। ताल छापर इनके लिए काफी फेमस अभयारण्य है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। दर्जा याद रखना इनका, वैज्ञानिक नाम। ठीक है। शुभंकर कौन सी जिले का है? उपनाम राज्य पालतू पशु। राज्य पालतू पशु। राज्य पालतू पशु क्या है? ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? केमेलस। क्या है? केमेलस। ठीक है। इंग्लिश में हम केमल कहते हैं, वैज्ञानिक नाम केमेलस है। ठीक है। अब सर्वाधिक भारत में यदि कई ऊंट पाए जाते हैं तो वो जो स्टेट है वो है राजस्थान, और यहाँ पाए जाते हैं 84.83% ऊंट अकेले राजस्थान में पाए जाते। राजस्थान में सर्वाधिक, जैसलमेर में सबसे कम, प्रतापगढ़ में। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते? तो वो है राजस्थान, अपना भाल और राजस्थान। ठीक है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। अब राज्य पालतू पशु का इनको दर्जा कब दिया गया? दर्जा 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014 को श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार ने इनको राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया गया। ठीक है। एक अधिनियम आया था, ऊंट वध अधिनियम। अधिनियम ये कब आया था? तो ये अक्टूबर 2014 में। सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है। ठीक है। क्या हुआ कि बीकानेर में इनको दर्जा दिया गया। उनसे पहले 30 जून 2014 को एक बीकानेर में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उनके बाद उन पे चर्चा होके 19 सितंबर 2014 को इनको दर्जा दे दिया गया। अब ऊंट होता है, ऊंट पे एक कला की जाती है खाल पे, सोना चांदी या अन्य धातुओं से। उस कला का नाम है उस्ता कला। उस्ता कला। वो उस्ता कला ऊंट की खाल पे की जाती है, ऊंट की खाल पे। उस उस्ता कला को लाहौर से भारत की कौन लाए थे? तो राजा का नाम था, बीकानेर का एक शासक था, नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह ने लाहौर से जो इनका हस्तशिल्प जादूगर था, अनूप सिंह ने बीकानेर लाहौर से किसको ले आए? हिसामुद्दीन उस्ताद। इनके उस्ताद के नाम से ही उस्ता कला फेमस है। हिसामुद्दीन उस्ताद को बीकानेर लाए गए। ये इनको उस्ता कला करनी आती थी। ऊंट होता था, उन पे सोना चांदी या अन्य धातुओं से उन पे कलाकृतियां मांड देते। यदि ऊंट की खाल पे यदि मान लो कोई मटकी मांड दे, ठीक है, मटकी मांड दे, तो उस मटकी की आकृति को कहते हैं कॉफी। काफी कहते हैं। ठीक है। लिखने पढ़ने वाले कॉफी नहीं। ऊंट पे यदि कोई ठंडा पानी पीने का कोई यदि कलाकृति कर दे तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं काफी। हिसामुद्दीन उस्ताद
अनूप सिंह के काल में ये आए थे बीकानेर में और उस्ता कला का प्रचलन हो गया। अब हम बात करते ऊंट की पूंछ पे की जाने वाली कलाकृति। ऊंट की पूंछ पर कलाकृति। ऊंट की पूंछ पे जो कलाकृति की जाती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं परछनी। क्या कहते हैं? परछनी। अब आपको पता है आजकल हम नाइयों के पास जाते हैं तो देखते हैं कोई आता है 1 साइड कटिंग कर दो, कोई कहता है 2 साइड कर दो, कोई कहता है बीच वाली कर दो। लेकिन यदि ऊंट के बालों को काटकर उनको सजाया जाए, ऊंट के बालों पर कलाकृति, उनको कहते हैं जट कटाई। जट कटाई, ठीक है, जट कटाई कहते हैं उनको। ऊंट के बालों पे जो कलाकृति की जाती है उनको जट कटाई कहते हैं। अब जो ऊंट होता है, ऊंट के कुब्बड़ पर लोहे या लकड़ी का ढांचा होता है, लोहे या लकड़ी का ढांचा, उनको हम कहते हैं पिलान। क्या कहते हैं? पिलान। कुब्बड़ होती है ऊंट के ऊपर। कुब्बड़ का काम क्या है? कुब्बड़ का काम है वसा एवं जल का संचय रखती है ये, वसा एवं जल का संचय। अब वसा एवं जल का संचय क्यों रखती है ये? तो आपको पता होगा कि ऊंट गर्मियों में भी सप्ताह भर पानी नहीं पीता। क्या कारण है? क्योंकि वो कलेक्शन कर लेता है जो कुब्बड़ होती है उनमें फैट एंड वाटर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो ऊंट के गले में आभूषण होता है। ऊंट के गले में आभूषण, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं गोरबंद। गोरबंद। आई होप आपको समझ में आएगा। एक मिनट आता हूं डियर। ठीक है, ऊंट के गले में जो आभूषण पहनाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? गोरबंद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता कहते हैं पाबूजी महाराज को। कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले कोई ऊंट लेके आया तो उनका नाम था पाबूजी। ठीक है, ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंटों की देवी। पाबूजी का वर्तमान में जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? कोलूमंड फलोदी। वर्तमान में फलोदी डिस्ट्रिक्ट बन गया। ऊंटों की देवी है अंता देवी। अंता देवी ये कहाँ की है? बीकानेर की है भाई, बीकानेर। ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंटों की देवी अंता देवी। अब ऊंटों के देवता पाबूजी है तो पाबूजी को मानने वाले कौन है? रायका या रेबारी। ये एक ही चीज है, रायका या रेबारी। तो ऊंट पालक जाति पूछे तो ऊंट पालक जाति कौन है? रायका या रेबारी। हालांकि पाबूजी राठौड़ों एवं नायकों के भी क्या है? आराध्य देव है, जिस प्रकार रायका या रेबारी समाज के हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते आगे की ओर। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है आपके जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर है। ऊंटों का पहला हॉस्पिटल, ऊंटों का
पहला हॉस्पिटल, पहला हॉस्पिटल है दुबई, दुबई में है पहला हॉस्पिटल। ठीक है, ऊँटों का पहला हॉस्पिटल दुबई में। जो ऊँट पाए जाते हैं उनके दो कुब्बड़ होती है, बीच में यात्री बैठ जाता है, आगे कुब्बड़ पीछे कुब्बड़ होती है। ठीक है, ऊँटों का पहला हॉस्पिटल दुबई। अब आपको पता होगा जो ऊँट का छोटा बच्चा होता है उस बच्चे को क्या कहते हैं? तो ऊँट के छोटे बच्चे को, ऊँट के छोटे बच्चे को टोल्डिया या टोल्डी कहते हैं। टोल्डिया मेल होगा, टोल्डी फीमेल होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखो, हमने बात की ऊँट के जो छोटे बच्चे होते हैं वो टोल्डिया या टोल्डी, फीमेल को टोल्डी, मेल को टोल्डिया। अब देखो, जोहड़बीड़ क्या है? ऊँटों का अनुसंधान केंद्र। जो ऊँट होता है उनकी प्रमुख नस्लें, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है नाचना। नाचना कहाँ की है? नाचना नस्ल है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। गोमठ, ये सवारी के लिए फेमस है। किसके लिए है? सवारी के लिए, सवारी के लिए फेमस है। और फलोदी, बीकानेर, चूरू, यहाँ ये पाई जाती है गोमठ। ठीक है, एक नस्ल है गोरा, बीकानेरी ऊंट, बीकानेरी, अलवरी। अब ये जगह के हिसाब से डिफाइन कर दिया गया, जो ऊंट जहाँ पाया जाता है उनके हिसाब से। बीकानेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी। ठीक है, ये भी ऊँटों की नस्लें हैं। तो प्रमुख है नाचना और गोमठ। गोमठ सवारी के लिए और नाचना नाचने वाली नस्ल है ये। ठीक है, तो नस्लें की बात हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवारी को देख के देखो, एक बात बताता हूं। बीकानेर का शासक हुआ करता था राजा गंगा सिंह। राजा गंगा सिंह। गंगा सिंह क्या, जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में चला, तो राजा गंगा सिंह ने एक सेना बनाई ऊँटों पे। उन ऊँटों की सेना को नाम दिया गया गंगा रिसाला। ये गंगा रिसाला है, ये गंगा रिसाला इतनी खतरनाक फौज बन गई प्रथम एंड सेकेंड विश्व युद्ध में। इनका पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने, जो गंगा रिसाला सेना किसने बनाई? गंगा सिंह ने। ये किस में गई थी? फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें गंगा रिसाला सेना गई। उनके पराक्रम को देखते हुए बीएसएफ है हमारी, बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ में भी एक सेना है, ऊँटों पे उनकी सवारी चलती है। उनको कहते हैं केमल बैंड, केमल बैंड। और ये केमल बैंड है, ये ऊँटों पे सबसे लंबी सेना होने के कारण इनका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड इनका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। केमल बैंड, गंगा रिसाला, राजा गंगा सिंह द्वारा एक गठित सेना थी जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गई थी भारत सरकार की ओर से। उस टाइम अंग्रेज थे। अब देखना, एक होती है ऊँटनी, ऊँटनी दूध देती है,
वो दूध देती है वो दूध होता है कैल्शियम मुक्त। कैल्शियम मुक्त। कैल्शियम मुक्त होने के कारण उनसे दही नहीं बनता। क्या नहीं बनता? दही नहीं बनता। ऊंट अब कैल्शियम मुक्त होने के कारण उनको मधुमेह में है अर्थात शुगर में, जो शुगर के मरीज होते हैं उनको क्या दिया जाता है? ऊंटनी का दूध। मधुमेह का निवारण किया जा सकता है। इनका जो दूध होता है उनमें पाई जाती है विटामिन सी, नींबू संतरे वाली सी, विटामिन सी पाई जाती है ऊंटनी के दूध में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम यदि एक्स्ट्रा बात करें तो इनको रेगिस्तान का जहाज किसने कहा? सीप ऑफ डेजर्ट। कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को क्या कहा? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट मेन के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? तो उनका नाम है अशोक टाक। नोट कर लीजिएगा, अशोक टाक पुष्कर के निवासी है, उनको कैमल मैन कहा जाता है। ठीक है। ऊंट की सवारी कहाँ की फेमस है? तो सम जैसलमेर की फेमस है। ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है? तो वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? तो वो पुष्कर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।